हाय बच्चों, स्वागत है आपका अपेक्स क्लासेस असराम में। और आज हम हाजिर हैं एक नए सेशन के साथ। और आज हम क्लास 10th के बच्चों का सिलेबस लेकर आए हैं। जैव प्रक्रम चैप्टर का टॉपिक नंबर 1, जिसका नाम है पोषण। आज हम लोग करेंगे पाचन, प्राणी, पौधे एवं प्राणियों में पोषण चैप्टर का नाम होगा। तो पौधे एवं प्राणियों में पोषण में हम करेंगे उसका ऑब्जेक्टिव और उसका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक्स भी करेंगे। आइए पहला सवाल देखिए, लिखा हुआ है वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं। वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं क्या कहलाते हैं। बच्चों यहाँ पे वैसे जीव बढ़िया शब्द रहता, पौधे दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ इसके उत्तर का मृतजीवी, सेप्रोफिटिक। क्या बोलते हैं? वैसे जीव जो सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं उसे हम कहते हैं सेप्रोफिटिक। परजीवी जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं उसे कहते हैं पैरासाइट। स्वपोषी जो अपना कार्बोहाइड्रेट, अपना ग्लूकोज खुद बनाते हैं, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। परजीवी जो किसी दूसरे दूसरे जीव से भोजन प्राप्त करे। और भोजन के लिए जो दूसरे जीव पर आश्रित रहता है उसे परपोषी। और भोजन के लिए जो किसी दूसरे के शरीर पर आश्रित रहता है उसे परजीवी। इस तरह से इसका उत्तर होगा मृतजीवी, सेप्रोफिटिक। स्वपोषी भोजन के लिए क्या आवश्यक है? जो भी ऑटोट्रॉप्स होते हैं बच्चों, जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, स्वपोषी पौधे होते हैं, तो पौधे अपना भोजन किससे बनाते हैं? सबको पता है कि भाई जल चाहिए उनको, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो देखो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश भी है, जल भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, और पत्तियों में क्लोरोफिल भी है। उत्तर होगा इसका डी नंबर, इनमें से सभी। अगर इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? बच्चों, पौधों के पत्तियों में एक संरचना पाई जाती है जिसका नाम है हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। इसी क्लोरोप्लास्ट से सूर्य का प्रकाश का अवशोषण होता है। और इस क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल वर्णक होता है। तो क्लोरोफिल के चलते पौधे क्या कर लेते हैं? प्रकाश का संश्लेषण करते हैं। तो इस तरह से इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हरित लवक। बच्चों, इस लवक का आकार सी आकार का, या अंग्रेजी के सी अक्षर के समान, या लेंस के आकार का है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। और पौधों के पत्तियों में छिद्र होता है, उस छिद्र को स्टोमाटा कहते हैं। पत्तियों को पौधे का रसोई घर कहते हैं, किचन रूम कहते हैं। और जड़ तो पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है और नीचे की ओर बढ़ता है। तो ये तो उत्तर होगा नहीं। उत्तर क्या होगा? हरित लवक। वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है? बच्चों, 0.03% इसमें होकर बढ़ रहा है, अब बढ़ करके हो गया है 0.04%। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है 0.03%, ये सही होगा। वैसे सबसे ज्यादा वायुमंडल में मिलता है नाइट्रोजन 78%, और फिर ऑक्सीजन 21%। फिर देखो ऑर्गन है 0.93%। और ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड है 0.04%। वायुमंडल में सबसे ज्यादा मिलता है नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर ऑर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन यही आपसे कहा था कि अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा कौन सा गैस मिलता है? तो अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा मिलता है हाइड्रोजन और हीलियम। वायुमंडल अलग बात हो गई, अंतरिक्ष अलग बात हो गई। 80,000 पृथ्वी के जो परत है, लेयर है, इस स्तर से 80,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई को वायुमंडल कहते हैं। इसका प्रभाव दिखता है उतना तक। उसके बाद अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाती है। तो अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन और हीलियम गैस मिलते हैं। आपको ये भी याद करना है। अब हम बढ़ते हैं बच्चों आगे की ओर और देखते हैं अगला सवाल अपना। देखो,
तो देखो बच्चों, प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है? फोटोसिंथेसिस में क्या होता है बच्चों, तुम्हें पता है? प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है? 6CO2 प्लस 6H2O एडो। तब चाहिए सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, तो क्या बनता है? तब बनता है C6H12O6 प्लस 6O2 मुक्त होता है। तो कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है? पानी का टूटना, पानी तो है ही, CO2 का मुक्त होना, CO2 के मुक्त ऑक्सीजन मुक्त हो रहा है, CO2 थोड़ा ऑक्सीजन मुक्त हो रहा है ना, CO2 तो यहां भाग ले रहा है। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? क्या नहीं होता है? तो CO2 मुक्त नहीं होता है बच्चों, CO2 शामिल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु, ग्लूकोज के 6 अणु मिलकर के, सॉरी जल के 6 अणु मिलकर के और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे बनाते हैं, अपना खाना भोजन बना लेते हैं, और इस क्रम में ऊर्जा की, ऑक्सीजन भी मुक्त होता है और ऊर्जा की विपुल राशि मुक्त होती है। आपको इसको याद रखना है। और इसमें बच्चों 6H2O, यहां जल भी रहता है तो जल भी मुक्त होता है। तो कह रहा है कि पानी का टूटना ठीक है, ऑक्सीजन का मुक्त होना चाहिए, CO2 का उपयोग होता है, CO2 मुक्त नहीं होता है बच्चों। होता क्या है? 6CO2 प्लस 6H2O एरो सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन मुक्त होता है और इस क्रम में जल भी बनता है। अब आगे बढ़ेंगे बच्चों। अगर इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर ग्रहण करता है? तो अमीबा, पहले बात करना है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है। और कैसा है? प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? मतलब जिसका, सॉरी बच्चों, यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? यूकैरियोटिक का मतलब होता है कि जिसमें विकसित केंद्रक पाया जाता है। अमीबा में विकसित केंद्रक पाया जाता है, तो ये सही हो गया। और किसका मेंबर अमीबा है? तो प्रोटिस्टा का, किंगडम प्रोटिस्टा का मेंबर है अमीबा। तो बच्चों अमीबा कह रहा है, अमीबा का कोई निश्चित मुख नहीं होता है, अमीबा का निश्चित मुख नहीं होता है बच्चों। तो ये इसका मुख बनते रहता है, बिगड़ते रहता है। तो कह रहा है आपसे, देखिए ये अमीबा है और इसका ये यहाँ केंद्रक है। तो अमीबा आपने देखो ये जो बन रहा है, इसे स्यूडोपोडिया बोलते हैं या इसे कूटपाद बोलते हैं। इस कूटपाद को, इसे हम लोग स्यूडोपोडिया भी बोल सकते हैं, स्यूडोपोडिया। तो अमीबा, इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर ग्रहण करता है? उत्तर क्या हो जाएगा इसका? इसका उत्तर हो जाएगा कूटपाद या स्यूडोपोडिया। ठीक है, अमीबा का कोई निश्चित मुख नहीं होता है, मुख इसके भोजन के पकड़ने के क्रम में बनते रहते और बिगड़ते रहते हैं। आगे बढ़ेंगे बच्चों। इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा हुआ है? ग्रसनी और ग्रास नली किस छिद्र के द्वारा जुड़ा हुआ है? आपको इसका आंसर बताना है। ग्रसनी और ग्रास नली किस छिद्र के द्वारा जुड़ा हुआ है? तो बच्चों ग्रसनी और ग्रास नली देखो ध्यान से, ये देखो नासिका रंध्र, ये देखो, यही इसे ग्रसनी कहते हैं। ये ग्रसनी है जहां पे नेजल कैविटी, नासिका गुहा और मुख गुहा ग्रास में दोनों मिल रही हैं। तो ये इससे अंदर जाएगा तो ये निगाल द्वार, ये निगल द्वार है, ग्लोटिस है। क्या ये ग्लोटिस है? तो इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ी हुई है? तो ये बच्चों होगा निगल द्वार छिद्र, ग्रसनी ग्लोटिस, ग्लोटिस से जुड़ी हुई है। किस जुड़ी हुई है? ग्लोटिस। कंठ द्वार कहाँ होता है बच्चों? ट्रैकिया के ऊपर। ठीक देखो, आगे से बढ़ोगे नीचे जाओगे ऐसे, आगे यहाँ पे देखो, साथ ही में दोनों दोनों तो साथ ही में रहता है ऐसे, तो इसको ऐसे बना दो।
देखो ये ग्रसनी है और ये देखो ट्रैकिया है, लैरिंग्स कंठ द्वार। तो लैरिंग्स जो हो गया कंठ द्वार, इसके नीचे ट्रैकिया खुलता है, इसके नीचे देखो ये खुला हुआ है निगाल द्वार, ये जाके लंग्स में खुलता है, ये जाके स्टमक में खुलता है, ये जाके फेफड़ा में खुलेगा, ये कहां जाके खुलेगा, अमाशय में, पेट में जाके खुलेगा, अमाशय में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, निगल द्वार हो जाएगा। कंठ द्वार के नीचे क्या है, ट्रैकिया, श्वास नली है। मल द्वार तो आपका इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट ओपनिंग हो गया, ये तो होगा नहीं। अब जो ग्रहणी किसका भाग है, ग्रहणी छोटी आंत का भाग है बच्चों। ग्रहणी को हम लोग ड्यूडेनम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम। ग्रहणी को हम लोग ड्यूडेनम कहते हैं, ग्रहणी को हम ड्यूडेनम कहते हैं बच्चों। तो आओ, छोटी आंत के 3 भाग हैं, छोटी आंत के कितने भाग हैं, छोटी आंत के 3 भाग हैं। कौन कौन, तो एक तो ग्रहणी, एक तो ग्रहणी है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ड्यूडेनम, ड्यूडेनम बोलते हैं। फिर तुम्हारा बीच वाला है जेजुनम, जेजुनम मध्यांत्र बोलते हैं इसको। फिर लास्ट में इलियम है। तो बच्चों छोटी आंत के 3 भाग हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। इसमें सबसे छोटा भाग ग्रहणी है। इसका पहले उत्तर होगा छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके 3 भाग हैं, कौन कौन, क्षुद्रांत, मध्यांत और बृहद्रांत, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। बच्चों अगर हम बात करें कि इस तीनों में से बड़ा कौन है, तो इस तीनों में से बड़ा है इलियम, जो कि 3 मीटर का होता है। सबसे छोटा ड्यूडेनम होता है जो कि 25 सेंटीमीटर का होता है। जेजुनम की हाइट जो लंबाई होती है 2.5 मीटर होता है। इस तरह से लगभग 5.5 मीटर की लंबाई होती है छोटी आंत की, ठीक है ना। तो इस तरह से ग्रहणी किसका भाग है, छोटी आंत का। और भी 2 भाग, 3 भाग है, मैंने बताया आपको, आपको उसको याद करना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले सेशन में, अगले क्लास की ओर। देखो अगला टॉपिक क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। आओ फिल इन द ब्लैंक्स करना हम लोग बच्चों, आइए जल्दी से फिल इन द ब्लैंक्स कर ले। तो बच्चों आओ, पहला सवाल दिया हुआ है, स्वपोषी पौधों में डैश करने की क्षमता होती है। अभी बताया मैंने कि भाई स्वपोषी पौधे क्या करते हैं भाई, लेते हैं 6CO2 प्लस 6H2O, एरो सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, बनाते हैं ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2, मुक्त कर दे ऑक्सीजन। तो बच्चों इस पूरे प्रोसेस को, ये सनलाइट यहाँ पे है, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। तो स्वपोषी पौधों में फोटोसिंथेसिस क्या भरा गया यहाँ पे, प्रकाश संश्लेषण। एकदम यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है। आगे, सौर ऊर्जा का परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण में कैसे होता है। तो सौर ऊर्जा का परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण में रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा के द्वारा होता है। अब देखिए वायुमंडल से पत्तियां CO2 और डैश, CO2 डैश के द्वारा ग्रहण करती है। तो बच्चों वायुमंडल से पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें जो रंध्र रहते हैं स्टोमाटा, रंध्र के द्वारा या स्टोमाटा के द्वारा ग्रहण करती है। वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है कहलाता है जैव प्रक्रम। याद रखेंगे, इसको बोलते हैं लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम। और बच्चों जैव प्रक्रम में 3 चीज शामिल है, पहला क्या, पोषण, दूसरा क्या, श्वसन, तीसरा क्या, परिवहन, चौथा क्या, उत्सर्जन। ये सभी, तो वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। इसके 4 भाग हैं, पोषण, शोषण, परिवहन और उत्सर्जन। अगला सवाल बच्चों, सूर्य के प्रकाश को डैश अवशोषित करता है। बोलिए सूर्य के प्रकाश को कौन, तो बच्चों
सूर्य के प्रकाश को करने वाला है। हरित लवक के अंदर जो क्लोरोफिल है बच्चों, देखो ध्यान से देखेंगे बच्चों, मैं यहाँ कुछ बता रहा हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। ये तुम्हारा बच्चों हरित लवक है, क्लोरोप्लास्ट, अंग्रेजी के सी अक्षर या अंग्रेजी के या भौतिकी में फिजिक्स में लेंस के समान है बच्चों। और ये देखो, ये इसका थैलेकाइड, और थैलाकाइड से बनता है ग्रैना। तो बच्चों ग्रैना में ही रहता है क्लोरोफिल, ग्रैना में क्या रहता है, क्लोरोफिल रहता है। तो कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश को कौन अवशोषित करता है, तो क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक के अंदर जो ग्रैना है, उस ग्रैना में जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितने मीटर बच्चों? बच्चों मनुष्य के आहार नाल की लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर होती है। फीट की बात करें तो लगभग 33 फीट। फीट में कितना होगा, 33 फीट। ऐसे कितना होगा, 8 से 10 मीटर। आप एग्जैक्ट कहिएगा तो 9 मीटर। एग्जैक्ट बोलना होगा बच्चों तो कह देंगे 9 मीटर है। कितना है, 9 मीटर। मनुष्य की अमाशय की दीवार से डैश नामक स्राव होता है बच्चों। मनुष्य के स्टमक, बच्चों स्टमक आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। और इसके भाग होते हैं कौन कौन, कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक। तो इसके परत से, इसके स्तर से कह रहा है कि इसकी दीवार से, अमाशय की दीवार से जो निकलता है रस, इसे हम लोग कहते हैं जठर रस। इसे हम जठर रस कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं बच्चों अंग्रेजी में, गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस। अगला, छोटी आंत की ग्रंथियों से निकलने वाला रस क्या कहलाता है बच्चों? छोटी आंत के ग्रंथियों से भी रस निकलता है, इसे हम कहते हैं सक्कस इंटेरेकस। सक्कस इंटेरेकस, या इसे बच्चे बोलते हैं हम लोग आंत्र रस। क्या बोलते हैं, आंत्र रस बोलते हैं, सक्कस इंटेरेकस या आंत्र रस बोलते हैं। तो छोटी आंत की ग्रंथियों से निकलने वाला रस कौन सा है, सक्कस इंटेरेकस और आंत्र रस। इसमें क्या क्या होता है, बहुत सारी बातें होती है। इसमें होता है कार्बोक्सीपेप्टाइडेस, पैंक्रियाटिक एमाइलेज, लाइपेज, बड़े सारे इसमें एंजाइम्स होते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा इस तरह से, सक्कस इंटेरेकस या आंत्र रस। और भी आगे बढ़ते बच्चों, आगे करते हैं, क्वेश्चन ज्यादा है तो इतना ही डिस्कशन रहेगा ताकि आप याद कर लें। मैं वैसे क्वेश्चन बहुत सारा लाऊंगा, अब एक ही बार क्वेश्चन में ज्यादा बताऊंगा तो आपसे याद भी नहीं होगा। तो जल्दी जल्दी में मतलब सारे क्वेश्चन करना है। साइंस का सारा सेगमेंट में करूंगा बच्चों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारा क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बताऊंगा। जो जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप सभी को, मैं सब कुछ बताऊंगा। बस आपको ध्यान से पढ़ना है। देखो बच्चों आ गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? तो मैंने बताया था कि वे सारी विधियां जिसके द्वारा जीव अपने आप को अनुरक्षण करते हैं, वे सारी विधि जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। वे सारी विधियां जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जीव अपना रक्षण करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाता है। और कितने प्रकार हैं इसके, तो सबसे पहले पोषण है, मैंने बता दिया है। फिर बोलो क्या है, फिर श्वसन है, फिर बोलो क्या है, परिवहन है, फिर बोलो क्या है, उत्सर्जन है। इतना ही लिख देंगे, नंबर मिलेगा आपको। अब आगे देखिए, बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी होती? बच्चों देखो, विसरण है क्या, विसरण क्या होता है कि ठोस द्रव, ठोस नहीं, द्रव और गैस, ठोस नहीं कहना है, द्रव और गैसों का वैसा गुण जिसमें किसी पदार्थ के अणुओं का आवागमन कम सांद्रता से
निम्न उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर हो, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर हो, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हो, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की हो, तो इसे हम विसरण कहते हैं। फिर से ठोस नहीं कहना है। द्रव और तरल के अणुओं की वैसी गति जो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है, इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं बच्चों? तो इसे हम कहते हैं क्या? इसे हम इसे हम इसे हम कहते हैं विसरण। तो हम जो है बहुकोशिकीय जीव हैं, तो हमारे लिए विसरण कह रहा है कि बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी हो पाती? क्योंकि हमारा शरीर बना हुआ 37 ट्रिलियन कोशिका से। इसी कारण इतने बड़े सेल हमारे पास है, 37 ट्रिलियन सेल हम लोग लेकर घूम रहे हैं। तो एक दो कोशिका तो है नहीं कि अमीबा जैसा विसरण कर ले, अमीबा कर लेता विसरण, क्योंकि उसमें एक कोशिका है। हमारे पास कोशिकाओं का समूह है, 37 ट्रिलियन हमारे पास सेल है। हम विसरण द्वारा ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं कर सकते। हालांकि होता है अंदर जाके डिफ्यूजन, लंग्स के बाद डिफ्यूजन होता है, लेकिन डायरेक्ट डिफ्यूजन हमें नहीं हो सकता है, पहले हमको ऑर्गन चाहिए। जीवों में पोषण के प्रमुख दो विधि कौन कौन से है? सबको पता है, स्वपोषी और विषम पोषी। स्वपोषण, स्वपोषण पहला, दूसरा विषम पोषण। ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दो विधियां हो गया आंसर इसका। हरे पौधों में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? तो स्वपोषण। हरे पौधों में किस प्रकार पोषण पाया जाता है? स्वपोषण पाया जाता है। कैसा पोषण बच्चों हरे पौधों में? स्वपोषण पाया जाता है। जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? बच्चों जंतुओं में जीव में क्या अंतर है? जीव और जंतु में क्या अंतर बताइए तो? जीव और जंतु अलग अलग होता है, लोग साथ में कह देते हैं। जीव का मतलब होता है वैसा वैसा वे सभी पदार्थ जिसमें जीवन होता है। जीव के अंतर्गत बैक्टीरिया भी आएगा और कवक भी आएगा, फंजाई भी आएगा। जंतु में हम लोग आते हैं। जीव में छोटे छोटे जीव जो वे सभी चीज जिसमें जीवन होता है, जैसे कोशिका जीव है, एक कोशिका जिसमें जीवन है, बैक्टीरिया जीवाणु कोशिका जीव है वो। लेकिन जंतु क्या होता है? जंतु वाली बात करें, जंतु वाली बात करें जंतु वाली बात करें तो जंतुओं की पोषण में कौन सी विधि पाई जाती है? तो जंतुओं में स्वपोषी, क्या स्वपोषी, हम लोग जंतु हैं, जंतुओं में स्वपोषी विधि पाई जाती है। 3 प्रकार के पर पोषण विधियों का नाम बताइए। तीनों प्रकार के पर पोषण विधि का नाम बताइए। 3 प्रकार कौन कौन है पर पोषण का है? तो एक तो आप कहेंगे मृतोपजीवी, परजीवी, मृतजीवी हो गया, परजीवी हो गया, और एक डेट्राइटिवोरस, डेट्राइटिवोरस संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण बताएं। मैंने लिखा ही है 6CO2 प्लस 6H2O आयरो सनलाइट देंगे प्लस C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। तो इसका आंसर क्या होगा? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। ठीक है ना बच्चों? कोई दिक्कत? बोलिए, कितना आपको समझ में आ रहा है? कोई परेशानी है तो बताइए मुझे, कहिए कोई परेशानी, बोलिए।
नहीं ना बच्चों। अब बच्चों मृतजीवी हो गया, परजीवी हो गया, डेट्राइटिवर्स हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ जो सवाल है, 3 प्रकार के परपोषण कौन कौन है, तो मृतजीवी है, परजीवी है, डेट्राइटिवर्स भी लिख सकते हैं, और एक जो होता है प्राणी सदृश पोषण। क्या होता है? प्राणी जो हम लोग करते हैं, होलोजोइक, प्राणी सदृश पोषण। तो दोनों सही हो गया है ना। 3 ही लिखना है आपको, तो इसको मिटा दीजिए। कौन कौन हो गया? मृतजीवी, परजीवी, प्राणी सदृश। यहाँ इक्वेशन लिख दिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों अगले सवाल की ओर। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पादक रूप में क्या बनता है? देख लो क्या क्या बन रहा है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पादक रूप में क्या बनता है? तो मैंने बताया था कि बनता है ग्लूकोज, ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज बनता है, जल, और बनता है ऑक्सीजन। अगला सवाल, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में क्यों होता है? क्योंकि वहीं पर सूर्य के प्रकाश को अवशोषण करने वाला पिगमेंट है, नाम है क्लोरोफिल। मैंने बता दिया है, क्लोरोफिल। अगला सवाल, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है? तो तुम्हें पता है, हमें चाहिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड, हमें चाहिए जल, और हमें चाहिए सूर्य की रोशनी। सूर्य की रोशनी चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। अगला सवाल, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे CO2 कहां से प्राप्त करते हैं? वायुमंडल से। वायुमंडल में तो गैसों का भरा पड़ा हुआ, वायुमंडल में, वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। कवक एवं जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि उनमें कोई भी क्लोरोफिल जैसा पिगमेंट नहीं पाया जाता। क्लोरोफिल लवक, कवल नौ कौन सा लवक? हरित लवक नहीं पाया जाता है, इसीलिए नहीं पाया जाता है। अगला सवाल, पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा तथा परमेसियम किस प्रकार के जंतु है? बच्चों, ये हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन करने वाले। होलोजोइक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन ये है प्राणी सदृश्य पोषण करने वाले, प्राणी सदृश्य पोषण करने वाले जीव हैं। अगला, मनुष्य के आहार नाल कौन कौन से मुख्य भागों में बांटा गया है? देखो, आहार नाल को सबसे पहले हमने क्या बांटा? बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं बच्चा, कि सबसे पहले आहार नाल को हमने बांटा है मुख गुहा में। आहार नाल की शुरुआत हो जाती है मुख गुहा से, कुछ मुख गुहा के बाद जाता है ये ग्रसनी में, इसोफेगस में, ग्रास नली बोलते हैं इसको, ग्रास नली, ग्रास नली में, फिर जाता है तुम्हारा अमाशय में, स्टमक में, अमाशय में, फिर बच्चों कहाँ जाता है? फिर जाता है अमाशय के बाद ये बड़ी छोटी आंत में। छोटी आंत के 3 भाग में बता दिया है, छोटी आंत में, फिर कहाँ? बड़ी आंत में। बच्चों, बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर याद रखेंगे, 1.5 मीटर। बड़ी आंत के भी भाग हैं, कौन कौन से हैं? तो एक तो सबसे पहले आपका कोलोन है, सिक्कम है, कोलोन, सिक्कम, और फिर तुम्हारा नीचे हो तो रेक्टम यानी मलाशय और एनस। और बड़ी आंत के एकदम ठीक शीर्ष पर आता है बच्चों अपेंडिक्स, जो कि एक अवशेषीय अंग है। अपेंडिक्स जो फूल जाता है तो उस बीमारी होती है, दर्द करता है, इसे हम लोग कहते हैं अपेंडिसाइटिस। और जब डॉक्टर उसको निकाल देता है सर्जरी से, इसे कहते हैं हम लोग अपेंडिक्टोमी। क्या बोलते हैं? अपेंडिक्टोमी। तो एक अवशेषीय अंग रहता है बड़ी आंत में, ठीक है, क्या नाम उसका? अपेंडिक्स या परिशेषिका, जो कि कीड़ा के आकार का होता है। अब बच्चों आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर।
देखो, मनुष्य में पाचन आहार नाल के किस भाग में शुरू होता है? बच्चों, मनुष्य में पाचन की शुरुआत मुख गुहा में हो जाती है। मुख गुहा में ही 30% स्टार्च का पाचन हो जाता है। मुख गुहा में ही 30% स्टार्च का पाचन हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट जो पचता है बच्चों, कहाँ पचता है वो? मुख गुहा में। मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है? छोटी आंत। कहाँ? छोटी आंत। और छोटी आंत के कहाँ पे बच्चों ज्यादा मैक्सिमम होता है? आपका इलियम जेजुनम में। जेजुनम एवं इलियम में होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाई जाती है, नाम है वाइली। विलाई बोलते हैं, वाइली कहते हैं, VILI। क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है? सबको पता है, क्लोरोप्लास्ट पौधे के पत्तियों में। पत्तियों में लवक, लवक के अंदर, ग्रेना के अंदर। तो पत्तियों में पाया जाता है। क्या क्या उत्तर किसका होगा? पत्तियों में, लिफ। मैंने विस्तार से बताया इस बात को। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे क्या निर्माण करते हैं? तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस O2 प्लस वाटर, जल। मृतजीवी को क्या कहा जाता है? मृतजीवी को हम कहते हैं सैप्रोफिटिक, सेप्रोफाइट बोलते हैं, सैप्रोफाइट, सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे क्या कहलाते हैं? जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हुए कहलाते हैं बच्चों पोषी होस्ट कहते हैं उसको। पोषी कहते हैं, क्या कहते हैं? पोषी होस्ट। गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? गोबर छत्ता में होता है सैप्रोफिटिक, मृत परजीवी होता है, मृतजीवी है, मृतजीवी। बच्चों, ये एक कवक है, फंजाई है, और इसका नाम क्या है? इसका नाम होता है एगैरिकस। जो मशरूम होता है, मशरूम को ही बोला गया गोबर छत्ता। ये एगैरिकस होता है वैज्ञानिक नाम इसका, एगैरिकस, एगैरिकस। पत्तियों का कौन सा अंग CO2 युक्त वायु का प्रवेश द्वार है? अस्टोमाटा। अस्टोमाटा माने रंध्र, रंध्र द्वार। पोषण की दृष्टि से जंतुओं को क्या कहा जाता है? पोषण के दृष्टिकोण से जंतुओं को हम लोग कहते हैं विषम पोषी, विषम पोषी कहते हैं, विषम पोषी। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो भोजन रसधानी में, फूड वैक्यूल्स में, फूड वैक्यूल्स या भोजन रसधानी में होता है इसका। अब बच्चों आगे सवाल करेंगे, देखो। तो सवाल, मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंगों को क्या कहते हैं? तो मनुष्य में जो पाचन के लिए विशेष अंग है इसे कहते हैं हम लोग छोटी आंत, बड़ी आंत, यानी आहार नाल। पूरे मिला क्या कहते हैं? आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। मनुष्य के जीव के ऊपरी सतह पर पाए जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? देखो बच्चों ध्यान दो, जीव वाला सवाल आ गया, बहुत शानदार सवाल, देखो ध्यान से। तो इसे हम लोग अंकुरक कहते हैं, पैपिला कहते हैं। जीव स्मूथ नहीं है बच्चों, जीव चिकना नहीं है। देखो जीव पर कुछ पहाड़ियां हैं, कुछ पहाड़ियां हैं बच्चों, कुछ पहाड़ियां हैं जीव पर। तो अगर मनुष्य के जीव के ऊपर सतह पर पाए गए संरचना को हम लोग कहते हैं स्वाद कलिका, टेस्ट वर्ड, स्वाद कलिका कहते हैं, टेस्ट बर्ड कहते हैं, टेस्ट बर्ड। और सभी को पता है कि जीव के अगले भाग से मीठे स्वाद आता है,
इस भाग से, जीभ के अग्रभाग से मीठा लगता है स्वाद, पश्च भाग से तीखा लगता है, कड़वा लगता है, मैंने बताया आप सभी को। और अग्रपाश, ये देखो यहाँ पे जो अग्रपश्च है, यहाँ सॉल्टी लगेगा, नमकीन, और पश्च बगल से लगेगा खट्टा। तो जीभ के अगले भाग से मीठे स्वाद की अनुभूति होती है, ठीक है। जीभ के अगले भाग से नमकीन होता है, और सबसे पीछे से क्या होता है, तीखा लगता है। मुख गुहा से भोजन कहाँ पहुंचता है, मुख गुहा से भोजन पहुंचता है ग्रास नली में, ग्रास नली में, जहां भोजन का पाचन नहीं होता है, ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है बच्चों। पाचन कहाँ होता है फिर, कहाँ होता है पाचन, फिर पाचन होता है आपका स्टमक में, अमाशय में। ग्रास नली के दीवारों में तरंगों की तरह होने वाले सिकुड़न एवं फैलाव को क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन गति कहते हैं, क्रमाकुंचन, क्रमाकुंचन गति। पेरिस्टालसिस बोलते हैं अंग्रेजी में, क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस बोलते हैं, पेरिस्टालसिस बोलते हैं। भोजन में मौजूद प्रोटॉन को पेप्टोन में बदलने वाला कौन सा एंजाइम है, तो प्रोटोएजेज है, प्रोटोएजेज, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम बच्चों, प्रोटोएजेज, है ना। आगे बढ़ते बच्चों, देखो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, सवाल दिया हुआ है, बड़े सारे प्रश्न है बच्चों, इसीलिए मैं, और सवाल रिपीट हो रहे हैं, इसलिए मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करा रहा हूं, क्योंकि आपको याद भी करना है, और बड़े सारे चीज हैं। हाँ इतना है कि जितना मैं बता रहा हूं आपके बोर्ड में इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, बोर्ड के तो सवाल ये तो सब कम्पिटेटिव एग्जाम के बच्चों ही पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी को ही तो अच्छे से लिखा गया है, और एनसीईआरटी 6 से 10 तक तो सभी लोग पढ़ते हैं एग्जाम देने के लिए, तो ये सभी के लिए, सभी जो भी बच्चे एग्जाम भी दे रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो भी देख सकते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है बच्चों, तो लीवर, क्या है, यकृत बच्चों, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लीवर। कितना वजन होता है इसका, 1.5 kg, 1.5 kg वजन होता है, वजन होता है, और ये 2 पालियों में बटा हुआ है, 2 पालियों में डिवाइड होता है लीवर। कितनी पालियों में बच्चों, 2 पालियों में लीवर होता है। लीवर जो होते हैं बच्चों 2 पाली में होता है, इसे देखो, ये लीवर है, और लीवर जो जुड़ा हुआ है एक लिगामेंट से, जिसका नाम है फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, और लीवर के जस्ट ठीक नीचे होता है गाल ब्लैडर, पित्ताशय, जो कि पीत को स्टोर करता है। और लीवर जिस कोशिका से बना हुआ है उसका नाम है हिपैटोसाइट, हिपैटोसाइट। बोलो बच्चों, शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन, शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय, पैंक्रियाज, कौन है, अग्नाशय है। शरीर की तीसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, ये आपको बताना है कमेंट करके, कमेंट करके बताइएगा शरीर की तीसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है बच्चों, तो पूर्ण होती है इलियम में, इलियम में संपूर्ण पाचन, छोटी आंत। छोटी आंत या बड़ी आंत के जोड़ों पर अवस्थित नली को क्या कहते हैं, देखो बच्चों आ जाओ, बड़ी आंत के पास आ जाओ, देखो ध्यान से देखो, ये मैं बना रहा हूं बड़ी आंत, देखो ध्यान से, ये है अपेंडिक्स, क्या ये अपेंडिक्स, और ये क्लोन है। ये जो ऊपर चढ़ रहा है तो इस वो हम लोग क्या बोलते हैं, असेंडिंग, आरोही क्लोन, क्या बोलते हैं, आरोही। ये देखो ट्रांसवर्स, ये ट्रांसवर्स है, ये सिग्मोइड है, और ये देखो डिसेंडिंग क्लोन है। 4 क्लोन हो गए। ये देखो यहां से यहां तक ये तुम्हारा मलाशय, रेक्टम, मलाशय, और ये देखो गुदा है, एनस, और ये देखो अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स है। तो ध्यान दो, ये कौन सा है, ये अनुप्रस्थ कोलोन, क्या है, आरोही कोलोन, क्या है, आरोही कोलोन, ये देखो अनुप्रस्थ कोलोन,
अनुप्रस्थ, जहां मुड़ रहा है यहां पे बनना है सिग्मोइड। चाहे नीचे देखो अनुप्रस्थ, यहाँ जो मुड़ कहीं पे हो सकता है, तो पहले तुम यहाँ अनुप्रस्थ कर लो, अनुप्रस्थ यहाँ कर लो, अनुप्रस्थ, फिर जो हल्का सा मुड़ रहा है यहाँ सिग्मोइड कर लो, 4 क्लोन हो गया सिग्मोइड। और ये देखो मलाशय और इसके नीचे गुद्दा। तो सवाल क्या है, सवाल है कि छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर अवस्थित नली को क्या कहते हैं। देखो ध्यान से, यहीं पे नली मिलता है आकर के, यहीं पर आके मिल जाता है बड़ी आंत, छोटी आंत बड़ी आंत से। इस जगह हम लोग कहते हैं सीकम, क्या कहते हैं, सीकम। तो इस तरह से इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा सीकम। क्या होगा, इसका उत्तर सीकम होगा। अगला सवाल है कि अपचा भोजन अस्थायी तौर पर कहां जाके संचित रहता है, मलाशय में, रेक्टम में। बच्चों कहां, रेक्टम में, रेक्टम में जाके संचित हो जाता है। ठीक है ना बच्चों, तो ये रहा सवाल। देखो बच्चों, तो ये सेशन यहीं तक रहेगा। और आज हमने आपको सारा जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप था, फिल इन द ब्लैंक्स था, और जो एक वन लाइनर क्वेश्चन का जो आंसर था वो मैंने कराया। आप इस वीडियो को प्यार दें, देखें इस वीडियो को। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे तो मैं इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी डालूंगा। आप अपना कमेंट, अपनी राय हमें दे सकते हैं, ठीक है। और मैं बता ही दिया हूं कि बायोलॉजी खत्म होगा, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे आपका। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर करेंगे, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो किसी भी साइंस के रिगार्डिंग, तो अपने सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बाकी बातें एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय, टेक केयर।